नमस्कार दोस्तों, मैं राम सुमेर चौधरी स्वागत करता हूं आपका ईवी स्क्वायर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरोग्लियास के बारे में। जी हाँ, न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल्स के बारे में। पिछली क्लासेस की बात की जाए तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को डिस्कस कर लिया था। मतलब एक्शन पोटेंशियल के बारे में हमने बात कर ली थी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे न्यूरोग्लिया के बारे में, न्यूरोग्लियास के क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब न्यूरोग्लियास के टाइप्स के बारे में, और उसके बाद में जो न्यूरोग्लियास है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। न्यूरोग्लिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, न्यूरो प्लस ग्लियल। यहाँ पे न्यूरो से मतलब है हमारा न्यूरॉन, और वहीं ग्लियल से मतलब है ग्लू, यानी वो सेल्स जो न्यूरॉन के ग्लू लाइक फंक्शन कर रही है, या फिर वो न्यूरॉन की वो सेल्स जो न्यूरॉन के लिए ग्लू लाइक फंक्शन कर रही है। ग्लू लाइक फंक्शन से हमारा क्या मतलब है? न्यूरॉन को प्रोटेक्ट कर रही है, न्यूरॉन को कवरिंग दे रही है, न्यूरॉन को न्यूट्रिशन दे रही है, न्यूरॉन के लिए जो फॉरेन पार्टिकल्स न्यूरॉन को डैमेज करने या फिर इन्फेक्शन कोज करने आ रहे हैं उनसे प्रिवेंट कर रही है, मतलब फेगोसाइटिक एक्शन को परफॉर्म कर रही है। यानी न्यूरॉन के चारों ओर ग्लू के जैसे चिपकी हुई है और न्यूरॉन की हेल्प कर रही है, न्यूरॉन की सपोर्टिंग सेल्स है। इसीलिए हम न्यूरोग्लियास को क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन, सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स की सपोर्टिंग सेल्स हैं, और दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, न्यूरो प्लस ग्लियल। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन एंड ग्लियल मीन्स ग्लू, यानी वो सेल्स जो ग्लू लाइक फंक्शन कर रही है न्यूरॉन के लिए, क्या कहला रही है? न्यूरोग्लिया कहला रही है। बात करते हैं भाई, जब हमने न्यूरॉन की बात की थी, हमने बोला था बॉडी के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूरोग्लियास का भी कुछ काउंट होगा? बिल्कुल होगा। अगर पुरानी स्टडीज की बात करें, ओल्ड स्टडीज की बात करें, तो ओल्ड स्टडीज के अकॉर्डिंग न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया का रेशियो 10:1 होता है, यानी एक न्यूरॉन के लिए 10 न्यूरोग्लियास प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूरॉन के लिए 10 न्यूरोग्लियास प्रेजेंट होते हैं। ये पुराना स्टडी है, ये पुरानी स्टडी बताती है। लेकिन बात करेंगे अगर नई स्टडी की, जो नए डाटा हैं वो क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया का जो रेशियो है वो 1:1 या उससे भी कम है, लेस देन 1:1। ये हमारी न्यू स्टडी बता रही है, हमें यही याद रखना है। अब बोल रहे हैं इतना डिफरेंस क्यों आया? तो जब पहले स्टडी की गई थी तो उनके पास इतने एक्यूरेट मेथड नहीं थे, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो एकदम एक्यूरेट तरीके से न्यूरोग्लिया को काउंट कर सके। लेकिन अभी हमारे पास है, चाहे वो 3D इमेजिंग ले लो, चाहे वो दूसरे जो भी मेथड्स हैं वो ले लो, उनके थ्रू साइंटिस्ट को पता चला है कि जो न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन का रेशियो है वो 1:1 या उससे भी कम है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट है, जैसे कि होते हैं, मैंने आपको न्यूरॉन की क्लास में बताया था, हमारी बॉडी के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन होंगे, तो उनके लिए 85 बिलियन न्यूरोग्लियाज प्रेजेंट होंगे। कौन होंगे? न्यूरोग्लियाज। न्यूरोग्लियाज कौन? तो वही न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल्स। इसी रेशियो को हम बता रहे हैं 1:1, यानी मैं बात कर रहा हूं कि 1:1 एक न्यूरॉन के लिए एक न्यूरोग्लिया या उससे भी कम। यहाँ पे ये भी है कि लेस देन 1, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि जो 10:1 का क्राइटेरिया था वो ओल्ड स्टडी के अकॉर्डिंग है, और नई स्टडी के अकॉर्डिंग जो नया क्राइटेरिया है वो 1:1 है। बात करते हुए जो न्यूरोग्लिया है ये नॉन एक्साइटेबल सेल है। जो न्यूरोग्लिया है वो नॉन एक्साइटेबल सेल है। नॉन एक्साइटेबल सेल से हमारा क्या मतलब है? ये न्यूरॉन के जैसे एक्साइट नहीं हो सकती। एक्साइट होने से हमारा मतलब ये है कि ये न्यूरॉन के जैसे इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं कर सकती। जैसे न्यूरॉन इंपल्स को या मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है, वैसे न्यूरोग्लियाज इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकती। तो नर्वस सिस्टम में क्यों है? तो हम पहले से ही बता रहे कि भाई ये न्यूरॉन की सपोर्टिंग सेल्स है, न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। अब सपोर्ट के अंदर ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, बात करें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है ब्रेन के अंदर। तो सबसे पहले तो ये जो न्यूरॉन्स है उनको कवरिंग दे रही है, ठीक है, कवरिंग दे रही है। तो भाई जो भी हमारी कवरिंग है तो उसका क्या काम होता है? प्रोटेक्शन करना। तो ये कवरिंग दे रही है, दैट्स मीन ये प्रोटेक्ट कर रही है न्यूरॉन को प्रोटेक्शन दे रही है। तो इसका हो गया पहला काम। दूसरा काम तो वो भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही, ये करेगी फेगोसाइटोसिस।
फेगोसाइटोसिस क्या होता है, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उनको एनगल्फ करना, उनको मार देना, उनको किल करना, ठीक है। कौन सा जो न्यूरोग्लिया करेगा, तो जब हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे तब इसको अच्छे से बात करेंगे। अब फेगोसाइटोसिस के अलावा क्या कर रही है, तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही है। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही है, वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे जो सेचुआन सेल्स हैं वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक मिनट, लास्ट में थोड़ा ज़्यादा पेन चल गया, फॉर्मेशन, ठीक है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है, उसको मेंटेन करके रखेगी। उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करके रखेगी, तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट के अंदर पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होंगे, जो एक्सेस पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होंगे, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको एक्सक्रीट करना, जो भी फंक्शन करेगा वो कौन करेगा, न्यूरोग्लिया करेगी। और जो न्यूरॉन के बाहर का एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखने का काम किसका होगा, तो वो न्यूरोग्लिया का होगा। तो न्यूरोग्लिया ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। पहला तो कवरिंग कर रही है, यानी प्रोटेक्ट कर रही है, दूसरा फेगोसाइटोसिस कर रही है, उसके बाद में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही है, उसके बाद में एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट का मेंटेनेंस कर रही है। अगर बात करते हैं कि अगर ब्रेन के अंदर जो कैंसर होता है, जो ट्यूमर होता है, उसकी बात करते हैं, वो कभी भी न्यूरॉन में नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो हमने ये बताया था कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, नॉन डिवाइडेबल सेल्स है, या फिर वो सेल्स है जिनके पास रीजनरेशन की पावर नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसकी बात भी हमने बहुत अच्छे से की थी। अगर नहीं पता है तो एक बार जो पीछे के क्लासेस हैं उनको जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। अभी बात करते हैं, अगर न्यूरॉन के ट्यूमर की बात करेंगे, अगर न्यूरॉन नहीं, ब्रेन के ट्यूमर की बात करेंगे, तो किस में देखने को मिलेगा, वो न्यूरोग्लियास के अंदर देखने को मिलेगा, इसीलिए उसे ग्लायोमा बोलते हैं। जो ब्रेन का ट्यूमर होता है उसे ग्लायोमा बोलते हैं। ग्लायोमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ही जो न्यूरोग्लियास के सेल्स है, न्यूरोग्लिया ही डिवाइड हो सकता है, न्यूरोग्लिया ही रिजनरेट हो सकता है, तो यही एक्सेस डिविडेशन करके ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए मोस्ट कॉमन ब्रेन का ट्यूमर कौन होता है, तो ग्लायोमा होता है। और किस न्यूरोग्लिया की वजह से होता है, तो वो एस्ट्रोसाइट्स की वजह से होता है। ये भी हम आगे अभी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई, जब हम टाइप्स इतना कर रहे हैं, तो न्यूरॉन के जो ये न्यूरोग्लिया है, न्यूरॉन के जो सपोर्टिंग सेल्स है, इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो इनको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियास और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियास। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लिया है उनको हम बोल देंगे सेंट्रल न्यूरोग्लियास। वहीं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लिया है उनको हम बोल देंगे पेरिफेरल न्यूरोग्लियास। अब बात करते हैं भाई, इनके भी कुछ टाइप्स होंगे। तो हाँ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोग्लिया है, एक मिनट, पेन चेंज कर रहा हूं मैं, कंटिन्यू। हाँ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोग्लियाज हैं, वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला एस्ट्रोसाइट्स, जो स्टार शेप के होंगे। दूसरा हो जाएगा हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। हमारे चौथे हो जाएंगे माइक्रोग्लियाज, जो फेगोसाइटोसिस का काम करेंगे। और तीसरे हो जाएंगे माइक्रोग्लियाज, और चौथे हो जाएंगे एपेंडाइमल सेल्स। वहीं बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 टाइप्स के न्यूरोग्लियाज होते हैं। पहला होता है सेचुआन सेल्स, और दूसरा हो जाएगा सैटेलाइट सेल्स। अब इन जो हमारे ये 6 टाइप्स के न्यूरोग्लियाज हैं, इनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियाज की। सेंट्रल न्यूरोग्लियाज में हमने सबसे पहले लिखा है एस्ट्रोसाइट्स, तो लिख लेते हैं एस्ट्रोसाइट्स को ही सबसे पहले, या फिर उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है, एस्ट्रो प्लस साइट्स, यानी यहाँ पर जो एस्ट्रो है इसका मतलब है स्टार शेप। एक मिनट, क्या कर रहा भाई, स्टार शेप, एंड साइड्स का मतलब है सेल्स। यानी वो न्यूरोग्लियाज जो स्टार शेप के हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रोसाइट्स बोल रहे हैं। अब ये एस्ट्रोसाइट्स हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम के सबसे बड़े न्यूरोग्लिया यानी लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया है। और लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया होने के साथ साथ
लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया होने के साथ साथ सबसे ज्यादा नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बोल देंगे ये एबंडेंट नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कोई दो राय नहीं है कि हाँ सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा न्यूरोग्लिया प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वो एस्ट्रोसाइट्स है। भाई चलो लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया है और सबसे ज्यादा नंबर में, तो काम भी कुछ बड़ा कर रहा होगा ना। जी हाँ, काम भी बहुत बड़ा करता है। इसका सबसे बड़ा काम तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को समझने से पहले हम एस्ट्रोसाइट्स की जो शेप है उसको समझेंगे। हमने बात की थी ये स्टार शेप का होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर लेकर आया हूं आपके लिए, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट। ये हमारे पास है एस्ट्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर। इसके पास क्या होता है, सेंटर के अंदर तो इसकी सेल बॉडी होगी और साइड के अंदर इसमें से प्रोसेसेस निकले होते हैं, और कहीं कहीं पे ये प्रोसेसेस क्या करेंगे, लास्ट में जाके स्वेलोन स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस स्वेलोन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, फूड प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फूड प्रोसेसेस बोलेंगे। और यही फूड प्रोसेसेस क्या करेंगे, जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करेगा उसके अंदर हेल्प करेगा। और जो एस्ट्रोसाइट्स हैं उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उसकी भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है जो ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई लेके आ रही है, और ये हमारा एस्ट्रोसाइट्स है जो न्यूरोग्लिया है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। और इसके जो फूड प्रोसेसेस हैं, जो इसके प्रोसेसेस निकल रहे हैं, इनके एंड पे जो स्वेलोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जो फूड प्रोसेसेस होंगे, वो क्या करेंगे, जो ब्लड कैपिलरी की वॉल है, जो ये ब्लड कैपिलरी की वॉल है, इस वॉल के ऊपर कवरिंग बना रहे हैं। इस वॉल के ऊपर जो ये कवरिंग बना रहे हैं, इस कवरिंग के साथ मतलब जो ब्लड कैपिलरी की वॉल प्लस ये हमारे जो न्यूरोग्लियाज की जो फूड प्रोसेसेस हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जूम करके दिखाई गई है कि भाई जो ये एस्ट्रोसाइट्स हैं, ये एस्ट्रोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस आ गए, और ये जो ब्लड कैपिलरी की वॉल है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो फॉरेन पार्टिकल को आने से रोकेगी। ये यहाँ पे ना सब चीजों को जो ट्रांसमिशन है वो अलाउ नहीं होगा। ये हमारे पुलिस नाके के जैसे होगा कि वहां पे सब चेकिंग करके जैसे आगे अलाउ करते हैं, आगे भेजते हैं ना, वैसे ही ये ब्रेन का पुलिस नाका बना देगी। और क्या करेगी, यहाँ पे जो ब्रेन के लिए हेल्पफुल चीजें हैं, जैसे जो न्यूट्रिएंट्स है जो चाहिए, जैसे ग्लूकोज है, जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को तो अलाउ करेगी। और जो अननेसेसरी चीजें हैं जिनकी ब्रेन को जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको ब्रेन के अंदर एंटर नहीं करने देगी। इन द सेंस कि ये ब्रेन को प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शन से और दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस से। तो यही काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। और ब्लड ब्रेन बैरियर बन कैसे रहा है, तो जो एस्ट्रोसाइट्स के प्रोसेसेस हैं, इनके एंड के अंदर जो स्वेलोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो, और जो ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी की वॉल, यानी ये जो ब्लड कैपिलरी स्ट्रक्चर के अंदर ये ब्लड कैपिलरी है हमारी, इस जो ब्लड कैपिलरी की ये वॉल है, ये वॉल, और इस वॉल के साथ में ये जो एस्ट्रोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। और ब्लड ब्रेन बैरियर का काम क्या है, हमारे ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रिवेंट करना। बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स के टाइप की, तो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स और दूसरा होता है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है प्रोटोप्लाज्मिक और ये जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स है, इसके अंदर बस इतना ही डिफरेंस है कि जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स हैं ये व्हाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं जो प्रोटोप्लाज्मिक है ये ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट होता है। और दूसरा इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो ये है कि जो प्रोटोप्लाज्मिक होता है, इस प्रोटोप्लाज्मिक के जो प्रोसेसेस आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहे होंगे थिक यानी मोटे, और छोटे भी दिख रहे हैं इन कंपेरिजन ऑफ जो हमारे पास फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स हैं। इस फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स के जो प्रोसेसेस हैं उसकी तुलना में ये मोटे हैं और साइज के अंदर छोटे हैं। वहीं जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होंगे उसके जो प्रोसेसेस होंगे वो पतले होंगे लेकिन लंबे होंगे। ये मेजर डिफरेंस है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई जो हमारे फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स हैं और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, यानी एस्ट्रोसाइट्स के टाइप्स को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। एस्ट्रोसाइट्स को हमने पहला था फाइब्रस और दूसरा था प्रोटोप्लाज्मिक। क्या फर्क है, तो जो ये फाइब्रस हैं, ये फाइब्रस ग्रे मैटर के व्हाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो फाइब्रस होते हैं ये थिन प्रोसेस होते हैं, मतलब पतले होते हैं, एंड लॉन्ग प्रोसेस होता है इनके पास। कैसे होते हैं, लॉन्ग प्रोसेस होते हैं। वहीं बात करेंगे हमारे प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स की। जो ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हैं ये थिक होते हैं यानी मोटे होते हैं, और
शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं, यानी छोटे प्रोसेसेस होते हैं, यही इनका मेजर डिफरेंस है। बात कर रहे थे हम इसके फंक्शन की बात करते करते हम इसके टाइप्स की बात करने लगे। वापस एक बार फंक्शंस के ऊपर चल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले लगा था ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है? तो फूड प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स एंड वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज मिलकर क्या करेंगे? ये मिलकर क्या करेंगे? हमारे जो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करेंगे। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करेगा? ये ब्रेन को प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। थोड़ी राइटिंग गंदी है तो उसको थोड़ा अवॉइड करना, लेकिन ये जो चीज़ें हैं उनको समझ लो एक बार। भाई जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स क्या है? स्टार शेप सेल है। बात कर लेते एक बार शुरू से। ये हमारी एस्ट्रोसाइट्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स स्टार शेप सेल है। और ये स्टार शेप सेल क्या कर रही है? तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कर रही है। ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कैसे कर रही है? तो जो ब्लड कैपिलरीज की वॉल है उसके साथ और जो इसके खुद के फूड प्रोसेसेस हैं, ये मिलकर एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है? हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेन के अंदर एंटर करने से प्रिवेंट कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? ब्रेन का प्रोटेक्शन हो रहा है जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उनसे, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनसे। दूसरा क्या काम है ब्लड ब्रेन बैरियर का? या फिर सॉरी, बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स की। एस्ट्रोसाइट्स का दूसरा क्या काम है? तो ये कवरिंग का काम कर रही है। जो हमारा न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन को कवरिंग करेगी। कवरिंग करके क्या करेगी? प्रोटेक्शन दे रही है। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये क्या काम कर रही है? न्यूट्रिशन का काम कर रही है। ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। ये इतना सारा काम कर रही है, तभी तो हम न्यूरोग्लियास को न्यूरॉन की सपोर्टिंग सेल्स बोल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारी दूसरी न्यूरोग्लिया थी, ओलिगोडेंड्राइट्स की। हाँ, जो ये हमारा एस्ट्रोसाइट्स है ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, थोड़ा मोटा है या फिर थोड़ा लेंथी है। बाकी सारे जो न्यूरोग्लियाज हैं उनमें इतना कुछ नहीं पड़ना। अगर एस्ट्रोसाइट्स अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी सब हो जाएंगे आराम से, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इसके भी नाम से समझ में आ रहा है। ओलिगो का मतलब फ्यू या थोड़े, और डेंड्रोसाइट्स यहाँ रेफर कर रहा है, या फिर इसका मतलब ये है डेंड्राइट्स है। यानी अगर हम बात करेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की और उसको कंपेयर करेंगे एस्ट्रोसाइट्स से, तो इसके पास जो प्रोसेसेस होंगे वो एस्ट्रोसाइट्स के कंपैरिजन में एक तो कम होंगे और दूसरे छोटे होंगे। कम तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ क्या होंगे? और इसकी साइज भी क्या होगी? स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट्स, क्योंकि हमने एस्ट्रोसाइट्स को सबसे बड़ा बोल दिया है और लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो उससे छोटे क्या हो जाएंगे? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। लेकिन ये बड़े होंगे किससे? ये लार्जर देन माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमल सेल्स। ये माइक्रोग्लिया और एपेंडाइमल सेल से बड़े होंगे, लेकिन किससे छोटे हो जाएंगे? एस्ट्रोसाइट से छोटे हो जाएंगे इन दी साइज। अब बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर क्या रहे हैं। तो ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। माइलिन शीथ फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं? तो जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन थे, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन थे, उनकी एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ की कवरिंग है उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। वहीं बात करेंगे जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो वहां पर सेचुआन सेल्स जो न्यूरोग्लिया प्रेजेंट है वो करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट के स्ट्रक्चर की। तो ये हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं और ये क्या कर रही है? जो हमारे न्यूरॉन का एक्सॉन है उसके ये जो न्यूरॉन का एक्सॉन है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की स्पेशलिटी होती है कि एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स 50 न्यूरॉन तक की माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के पास एक खासियत है। जब बात करेंगे सेचुआन सेल की, तो वो सेचुआन सेल क्या करती है? जो ये एक ब्लॉक है माइलिन शीथ का, यानी दो नोड्स ऑफ रेन्यूड के बीच में जो स्पेस बन रहा है, जो एक ब्लॉक बन रहा है माइलिन शीथ का, उसका एक का ही फॉर्मेशन करेगा। अगर यहीं पे अगर बात करते हैं माइलिन शीथ की फॉर्मेशन थ्रू सेचुआन सेल, तो सेचुआन सेल यहाँ पे एक छोटी सी सेल प्रेजेंट होती है, उसके पास उसका खुद का न्यूक्लियस होता है और वो एक माइलिन शीथ के ब्लॉक का फॉर्मेशन कर रही होती है।
वहीं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के पास ये पावर होती है, या फिर ये इतना बड़ा होता है, फिर इतना कर सकता है कि ये एक से ज़्यादा न्यूरॉन की माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर सकता है। और कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा कि 50 न्यूरॉन की माइलिन शीथ का फॉर्मेशन एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स अकेला कर रहा है। ठीक है, ये बात हो गई ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बाद हम बात करेंगे हमारे तीसरे न्यूरोग्लिया की, जो कि है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया, देखो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उन सब के अंदर सबके नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे एस्ट्रोसाइट्स था तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टार शेप का न्यूरोग्लिया। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स यानी वो जिनके प्रोसेसेस छोटे हैं इन कंपैरिजन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, एंड कम है, फ्यू हैं। ठीक है, और जो तीसरा है माइक्रोग्लिया, तो इसके नाम से ही समझ में आ रही है स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया है, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया है। और जो ये स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया माइक्रोग्लिया है, ये डेराइव्ड कहाँ से होती है अगर पूछा जाए, ये डेराइव्ड होती है मैक्रोफेजेज से। और हम पढ़ चुके हैं या फिर हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि मैक्रोफेजेस का क्या काम होता है। तो ये फेगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म करती है। तो ब्रेन के अंदर, सीएनएस के अंदर फेगोसाइटिक एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, फेगोसाइटिक एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, तो ये परफॉर्म कर रहा है माइक्रोग्लिया। यानी ये जो पैथोजेंस होंगे या फिर जो क्या बोल देते हैं एक्सटर्नल जो फॉरेन एंटीजेंस होंगे उनको एनगल्फ करने का, उनको किल करने का, उसके साथ साथ जो सेल्यूलर डेब्रिस होगी, जो सेल्स डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं उनका जो डेब्रिस बच रहा है, ठीक है, जो वेसल्स बच रहा है, उसको एनगल्फ करने का कौन काम करेगी, तो वो भी माइक्रोग्लिया करेगी। यानी फेगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय करेगी फॉरेन एंटीजन को, या फिर बोल देंगे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको। और उसके साथ साथ ये एनगल्फ करेगी किनको, तो सेल्यूलर डेब्रिस को। ये काम हो गया माइक्रोग्लिया का। तो ये जो जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स था वो एक पेज में खत्म हो गया, माइक्रोग्लिया भी एक पेज में। तो बाकी सब जो ये न्यूरोग्लियाज है ये इतने बड़े नहीं है, एसोसाइट्स को थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारा चौथा माइक्रोग्लिया है वो है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं, जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स हैं उनकी एपिथेलियल लाइनिंग का फॉर्मेशन करेंगे, और उस एपिथेलियल लाइनिंग की फॉर्मेशन से क्या होगा, वहां पे कोरोइड प्लेक्सस बनेंगे। क्या बनेंगे, कोरोइड प्लेक्सस बनेंगे। और उन कोरोइड प्लेक्सस से क्या होगा, सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा। और सीएसएफ क्या करता है, तो सीएसएफ हमारे एक ब्रेन की फ्लूइड प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है। अभी सीएसएफ का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो वही 720 ml पर 20 आवर हो रहा है, पर डे बोल दो, 700 ml पर डे हो रहा है। उसमें से 600 ml के आसपास वापस रीएब्जॉर्ब हो रहा है। 120 से 135 ml के बीच में हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर 24/7 आवर्स वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या काम करता है, तो इस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये सारे काम सीएसएफ के होते हैं। लेकिन इस सीएसएफ को प्रोड्यूस करवाने का काम कौन कर रहा है, तो ये जो एपेंडाइमल सेल्स हैं, ये एपेंडाइमल सेल्स क्या कर रही है, एपिथेलियल लाइनिंग बना रही है लेटरल वेंट्रिकल्स की, और लेटरल वेंट्रिकल्स की लाइनिंग फॉर्मेशन हो रही है। और उस लाइनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, उस एपिथेलियल लाइनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कोरोइड प्लेक्सस। और उस कोरोइड प्लेक्सस से क्या हो रहा है, सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा है। और वो सीएसएफ प्रोडक्शन होके कहाँ जा रहा है, तो वो थर्ड वेंट्रिकल में जा रहा है, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड के अंदर, और थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, और फोर्थ वेंट्रिकल से ये जाएगा सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर। सीएसएफ को हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं अभी, लेकिन जब इसका आगे टॉपिक आएगा तब हम इसको और अच्छे से और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर बात करते हैं थर्ड वेंट्रिकल से, सॉरी लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड से फोर्थ, तो इनके बीच के अंदर भी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन डक्ट्स के थ्रू होते हुए ये लास्ट में सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर जाएगा, और सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा। जो 600 ml जो सीएसएफ का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो वो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर हो रहा है। और वो बाकी का 120 to 135 ml कहाँ प्रेजेंट है, तो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। क्या काम कर रहा है, तो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। ठीक है, ब्रेन को या हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, तो यही कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एपेंडाइमल सेल्स के बारे में। तो एपेंडाइमल सेल्स के बारे में इतना ही याद रखना है कि हमारा ये जो लेटरल वेंट्रिकल की एपिथेलियल लाइनिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके बाद में हम डिस्कस कर लेंगे हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोग्लियाज है, जिन्हें हम पेरिफेरल न्यूरोग्लियाज बोल रहे हैं, उनकी बात कर लेंगे। पेरिफेरल न्यूरोग्लियाज के अंदर सबसे पहला न्यूरोग्लिया हमने लिखा था सेचुआन सेल।
जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एसोसाइट सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे एबंडेंट नंबर के अंदर पाए जाने वाला न्यूरोग्लियास था, वैसे ही अगर बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मेजर न्यूरोग्लिया की या फिर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोग्लिया की तो वो कौन है? वो है सेचुआन सेल। सेचुआन सेल क्या काम कर रहा है यहाँ पे? तो इसका सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही हो जाएगा कि ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा है। माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कहाँ कर रहा है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा है। और माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कहाँ पे कर रहा है? तो ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके अलावा ये क्या करेगा? जो सेल्यूलर डेब्रिस था उसको एनगल्फ करने का काम करेगा। जैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो 4 न्यूरोग्लियाज अलग अलग प्रेजेंट है, उसके अंदर जो माइक्रोग्लिया है वो काम कर रही है सेल्यूलर डेब्रिस को एनगल्फ करने का। यहाँ पर 2 ही न्यूरोग्लिया है, तो ये सेचुआन सेल है, यही माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके साथ साथ जो सेल्यूलर डेब्रिस है उसको एनगल्फ करने का काम कौन कर रही है? तो वो कर रही है सेचुआन सेल। इसके अलावा हमने पढ़ी थी सैटेलाइट सेल। पहले इनको हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इनके स्ट्रक्चर से अच्छे से और समझा दूंगा। सैटेलाइट सेल का क्या काम है? जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनकी कवरिंग का काम करेगी। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एसोसाइट्स प्रेजेंट थे और वो एसोसाइट्स न्यूरॉन की कवरिंग का काम कर रहे थे, वैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये सैटेलाइट सेल्स न्यूरॉन की कवरिंग का काम करेगी। और कहीं कहीं पर ढेर सारे न्यूरॉन की सेल बॉडी मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हम बोलते हैं गैंग्लिया। अगर ढेर सारे सेल बॉडीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक साथ मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? गैंग्लिया बोलेंगे। और उस गैंग्लिया की कवरिंग का काम कौन करेगी? उस गैंग्लिया की कवरिंग का काम करेगी हमारी सैटेलाइट सेल। ये हो गई हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो 2 इंपॉर्टेंट न्यूरोग्लियल सेल्स थी। वो इनकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर मैंने बताया सेचुआन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और देख लो ये जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो रहा है 2 नोड्स ऑफ रेनियर के बीच में, ये जो 2 नोड्स ऑफ रेनियर के बीच में ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे ये सेचुआन सेल प्रेजेंट है और उसके अंदर इसका खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यानी हर बॉक्स के अंदर हर 2 नोड्स ऑफ रेनियर के बीच में एक सेचुआन सेल प्रेजेंट होगी और वो उस पर्टिकुलर जगह पे उस पर्टिकुलर बॉक्स के माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही होगी। इसके उल्टा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक से ज्यादा न्यूरॉन की माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे एक सेचुआन सेल एक ही क्या बोलते हैं इस न्यूरॉन की माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगी, उसके साथ एक ही न्यूरॉन की नहीं, सिर्फ एक ही बॉक्स का। तो ये एक माइलिन शीथ प्रेजेंट है, माइलिन शीथ के ऊपर ये सेचुआन सेल प्रेजेंट है, उसके अंदर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वहीं बात कर लेते हैं ये सैटेलाइट सेल्स क्या कर रही है? कवरिंग कर रही है। किसकी कवरिंग कर रही है? यहाँ पे सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी के चारों ओर एकदम कवरिंग कर रही है, एकदम टाइट पैकिंग का फॉर्मेशन कर रही है। कौन कर रही है? तो ये सैटेलाइट सेल्स क्या काम करेगी? तो प्रोटेक्शन का काम करेगी। ये हो गए हमारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दोनों सेल्स, सेचुआन सेल्स और सैटेलाइट सेल। मैंने आपको एपेंडाइमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया, तो एपेंडाइमल सेल्स की स्ट्रक्चर होती है क्यूबॉइडल शेप, वो भी बता देता हूँ। ये एपेंडाइमल सेल की स्ट्रक्चर है, ये क्यूबॉइडल शेप की स्ट्रक्चर है। ये क्या काम करेगी? और इनके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, इनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है। अगर दिमाग में यही आता है ना कि भाई इनके पास सीलिया है, तो सीलिया क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी? तो सीलिया का फंक्शन परफॉर्म होगी जो सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा है, उस सीएसएफ का प्रोडक्ट करने के बाद, उस सीएसएफ का प्रोडक्शन होने के बाद उसको आगे भेजने का काम कौन परफॉर्म करेंगे? तो ये सीलिया परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सीलिया के अंदर एक मोशन होता है और उस मोशन के थ्रू उस मूवमेंट की हेल्प से ये सीएसएफ को आगे फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, ये होगी एपेंडाइमल सेल्स। और एपेंडाइमल सेल्स के क्यूबॉइडल शेप की होती है और इनके पास खुद के सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। ये अपने नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा नोट डाउन कर लें। उसके बाद में माइक्रोग्लिया के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये कुछ एसोसाइट्स के जैसे ही होती है, लेकिन स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी होती है। ये क्या काम करेगी? तो ये वही करेगी सेल्यूलर डेब्रिस को एनगल्फ करना, जो सेल मर रही है उस सेल को डिस्ट्रॉय करके उसका जो डेब्रिस है उसको एनगल्फ करना, और मतलब जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, किससे? हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करना और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। यानी फेगोसाइटोसिस का एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? तो हमारा माइक्रोग्लिया परफॉर्म कर रहा है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया न्यूरोग्लिया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एस्ट्रोसाइट्स के अंदर मैं अभी आपको जो कीवर्ड्स हैं वो बता रहा हूँ, वो याद रखने हैं आपको इनसे रिलेटेड। अगर बात करेंगे एस्ट्रोसाइट्स, तो एस्ट्रोसाइट्स क्या कर रहा है? तो ये एस्ट्रोसाइट्स कर रहा है ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन। और इसी चीज को लेके याद रखना है कि एक तो स्टार शेप का होता है,
स्टार शेप का होता है, लार्जेस्ट होता है वो याद रह जाएगा, और एबंडेंट नंबर के अंदर प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा नंबर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी याद रह जाएगा। याद रखने वाली चीज़ें, एक तो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन कर रहा है, दूसरा स्टार शेप होता है, दूसरा हमारे पास था ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या कर रहा था, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या कर रहा था, फ्यू थे, कम थे, क्या कर रहे थे, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहे थे। माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कहाँ कर रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहे थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया क्या कर रहा था, तो माइक्रोग्लिया कर रहा था हमारे जो ब्रेन के अंदर जो फेगोसाइटिक एक्शन का परफॉर्म कौन कर रहा था, जो फेगोसाइटिक एक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा था, तो माइक्रोग्लिया कर रहा था। क्या कर रहा था, ये किल कर रहा था पैथोजन को, या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको मारने का कौन काम कर रहा था, ये माइक्रोग्लिया कर रहा था। उसके साथ जो सेल्यूलर डेब्रिस है उनको एनकल्फ करने का काम कौन कर रहा था, तो माइक्रोग्लिया कर रहा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल ये क्या कर रहा था, एपेंडाइमल सेल्स, तो एपेंडाइमल सेल्स हमारे सीएसएफ का प्रोडक्शन करने के लिए जो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग का फॉर्मेशन है वो कौन कर रहा है, तो एपेंडाइमल सेल्स कर रहा है। वहीं बाद में हमने बात की थी सेचुआन सेल की। तो सेचुआन सेल क्या कर रहा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रहा था। वहीं बात करेंगे सबसे लास्ट वाली सेल, सैटेलाइट सेल की। तो सैटेलाइट सेल क्या कर रही थी, ये कवरिंग का काम कर रही थी। कवरिंग किसकी कर रही थी, कवरिंग कर रही थी जो सेल बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो सारी सेल बॉडीज मिलकर गैंग्लिया बना रहे हैं। उस गैंग्लिया की कवरिंग या फिर न्यूरॉन की कवरिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कर रही थी, तो हाँ सैटेलाइट सेल कर रही थी। और सैटेलाइट सेल इसके अलावा एक और काम करती है, वो है जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखना। अगर बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसके अंदर एस्ट्रोसाइट्स होंगी, वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखेगी, वहां पे होम्योस्टेसिस बना के रखेगी, ठीक है। और वहीं बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये कौन काम करेगी, तो ये करेगी सेचुआन सेल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखेगी। और यहाँ पे एक और की पॉइंट लिख लेना, अगर कहीं पे लिखा आ जाए ग्लियोमा कहाँ होता है, तो ग्लियोमा एस्ट्रोसाइट्स के अंदर एब्नॉर्मल डिवीजन की वजह से होता है। एस्ट्रोसाइट्स के अंदर एब्नॉर्मल डिवीजन की वजह से क्या होगा, तो ग्लियोमा होगा। और वहीं बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, तो जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन है उनका डीमाइलिनेशन होने की वजह से होता है। और ये डीमाइलिनेशन क्यों हो रहा है, ये डीमाइलिनेशन क्यों हो रहा है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के अंदर डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के अंदर डैमेज और डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा। वहीं बात करेंगे गुलेनबर्ग सिंड्रोम की, जीबीएस की, वो किसकी वजह से होता है, तो सेचुआन सेल के अंदर, सेचुआन सेल के अंदर यही डैमेज और डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा, तो गुलेनबर्ग सिंड्रोम होगा। ये चीजें याद रखने लायक है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसकी वजह से हो रहा है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के अंदर डैमेज और डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। वहीं गुलेनबर्ग सिंड्रोम क्यों हो रहा है, तो सेचुआन सेल के अंदर डैमेज और डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। ग्लियोमा क्यों हो रहा है, मतलब ब्रेन का ट्यूमर क्यों हो रहा है, तो एस्ट्रोसाइट्स का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, एक्सेसिव डिवाइडेशन की वजह से हो रहा है। ये थी आज की हमारी क्लास। इसके अंदर हमने डिस्कस किया न्यूरोग्लियास, न्यूरोग्लियास के टाइप, न्यूरोग्लियास के फंक्शन, और जो न्यूरोग्लियास हैं वो क्या क्या स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने जो भी दायरा है उसके अंदर। जो आगे आने वाली क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे साइनेप्स को, और उसके बाद में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे हमारी पटरी ऐसे ही चलेगी। प्लीज बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर वोकेशन। थैंक यू गाइस।